मैं सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा था, तभी अचानक मैंने ये वीडियो देखा। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यार डेमोक्रेसी फिर से खत्म हो गई? मुझे लगा कि डेमोक्रेसी ऑलरेडी 2014 में खत्म हो गई थी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बड़े बड़े अकाउंट्स इस वीडियो को शेयर कर रहे थे और फिर मैंने देखा जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। मैंने सोचा यार क्या हो सकती है ये शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो इस देश को पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह हिला कर रख देगी। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। Meanwhile, The Congress MLA claims Goddess Sonia project has the blessings of leaders in Delhi. ఎమ్మెల్యేలే జీవన్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. और इसे लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। क्या आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर, हिंदुस्तान के हर युवा के अंदर जोश के खून बल्ड में राहुल जी का प्यार है? राहुल जी का एक जो नेतृत्व करने की राहुल जी जो सोच डालते हैं और युवाओं के अंदर जो जोश डालते हैं वो आज भी युवाओं को नजर आता है। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। तो ना सिर्फ YouTube पर ये वीडियो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये यूट्यूबर इतने इम्पैक्टफुल हैं कि आप देखिए कि एक वीडियो बनाकर इन्होंने ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट किया है। इस वीडियो के आने के बाद 6 कांग्रेस आरजेडी एमएलएज ने बिहार में रूलिंग अलायंस छोड़ दी। बीएसपी के पार्लियामेंटेरियन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के एमपी ने झारखंड में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 10 एसपी बीएसपी के एमएलएज ने यूपी में क्रॉस वोट किया अपनी पार्टी के खिलाफ। हिमाचल में 9 कांग्रेस के लीडर्स ने राज्यसभा कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोट किया और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां गिरने के कगार पर है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी ने गुजरात में बीजेपी को ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट 11,000 कांग्रेस वर्कर्स ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्या इंपैक्ट है यार बंदे का? बात तो सही है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब्स 4 मोस्ट टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट देश में डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो गई है और डिक्टेटरशिप कैसे आ गया है, बताइएगा। तो यूट्यूब के जो दुग्गल साहब हैं उन्होंने इस डेमोक्रेसी वाली वीडियो को अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कहा। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए इन्हें दुग्गल साहब क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह मुझसे शादी करोगी फिल्म में दुग्गल साहब एक दिन अंधे थे, एक दिन काणे थे, एक दिन बहरे हुए करते थे, उसी तरह से यूट्यूब के दुग्गल साहब एक दिन डेमोक्रेसी के एक्सपर्ट हैं, एक दिन पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, एक दिन टाइम ट्रैवल के एक्सपर्ट हैं, एक दिन मूवी रिव्यूअर हैं और एक दिन फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगा था कि उन्होंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मुझे लगा उनका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक ही वीडियो में इजराइल और पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाड जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स हार्ट। बट इन एनी केस आइए इस वीडियो को एग्जामिन करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर दुग्गल साहब देश में डिक्टेटरशिप आने की और डेमोक्रेसी खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो हम भी एग्जामिन करते हैं अपने वीडियो में कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी खत्म होने के और डिक्टेटरशिप आने में क्या बड़े पहलू होते हैं और क्या वो फीचर्स इंडिया में भी अप्लाई होते हैं। देखिए डिक्टेटरशिप का एक बड़ा फीचर है कि कंप्लीट लैक ऑफ ऑपोजिशन एंड ब्रूटल एंड कंप्लीट सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन। और दुग्गल साहब ने वीडियो की शुरुआत होते ही इंडिया को रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कंपेयर कर दिया। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। यार नॉर्थ कोरिया में तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है और रशिया में भी जो नाम की ऑपोजिशन है, जिसके लीडर अलेक्सेई नावाल्नी हुआ करते थे, उनको 2022 में गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिया गया था और 2024 में तो उनको जेल में ही मार दिया गया। उसको कंपेयर कीजिए आप भारत से, जहां पर भारत के ऑपोजिशन लीडर्स पूरी खुली छूट के साथ भारत भ्रमण कर रहे हैं और इस तरह के महान काम कर रहे हैं। मैं एक दिन कुवैत का नाम सुना है, कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहाँ पे कुवैत में बुला दिया। आप में से किसी ने देखा है जहाँ तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहाँ पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था। जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन अंबानी को, अदानी को बताएगा कि 700 एकड़ जमीन है और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपको खा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू बाय बाय, हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम है। क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया में ऑपोजिशन लीडर्स इस तरह के बयान दे सकते हैं? मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर। नाला के कीड़ा है, नीच के सरकार, वो डाकू है, दुर्योधन वो तस्कर है, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी
खून का सौदागर, गंगा का सौदागर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज हैं, 55 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 2600 दूसरी अलग अलग साइजेस की पार्टीज हैं। ऑनेस्टली मछली बाजार में और पालिका बाजार में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। वहीं नॉर्थ कोरिया में इन कंपैरिजन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, रशिया में सिर्फ 27। उसको कंपेयर कीजिए इंडिया की 2600 से। और जहां तक डिक्टेटरशिप की बात आती है, तो अगर मोदी जी एक डिक्टेटर हैं, तो ऑनेस्टली दुनिया के सबसे घटिया और बेकार डिक्टेटर हैं। क्या आपको पता है कि मोदी इतने बेकार डिक्टेटर हैं कि आज भी 14 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में नॉन बीजेपी सरकार है। देश की पार्लियामेंट में 227 नॉन बीजेपी एमपीज हैं, 1500 से ज्यादा नॉन बीजेपी एमएलएज हैं। जब से बीजेपी पावर में आई है, तो इनके डिक्टेटरशिप की हालत देखिए। 2015 में दिल्ली में और बिहार में चुनाव हारे, 2017 में पंजाब में और गोवा में चुनाव हारे, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हारे, 2019 में झारखंड में चुनाव हारे, 2021 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में चुनाव हारे। इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और बीजेपी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि पहले क्या होगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ट्रॉफी जीतेंगे या बीजेपी केरला में गवर्नमेंट बनाएगी। और अभी पिछले ही साल 2023 में बीजेपी कर्नाटका में भी हारी है। ये किस तरह के नालायक डिक्टेटर है मोदी जी यार। डिक्टेटरशिप का दूसरा पहलू होता है अपने ऑपोजिशन के खिलाफ ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस करना। और अगर यही डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में, तो क्या पिछले 15 सालों में केरला में 65 आरएसएस वर्कर्स मारे जाते? क्या कश्मीर में रेगुलरली हिंदू लेजिस्लेटर्स को टारगेट करके मारा जाता? अगर डिक्टेटरशिप होती, तो क्या अकॉर्डिंग टू अमित शाह बंगाल में पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी के वर्कर मारे जाते? 2023 के पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे जाते। 2021 के बंगाल के इलेक्शंस में 52 लोग मारे जाते। 52 लोगों की हत्या हुई थी। 52 people had died in the assembly elections during Bengal. अगर इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में, तो क्या 2021 के बंगाल इलेक्शंस के बाद 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को अपना घर छोड़कर बंगाल से भागना पड़ता और आज भी वो घर वापस आने में घबराते? अगर इतनी बुरी डिक्टेटरशिप होती, तो क्या बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक्स होते? मुझे कसम से समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा बकवास क्या है, मोदी जी की डिक्टेटरशिप या ब्रह्मास्त्र के डायलॉग। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। शिवा तो शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 शिवा। अगर मोदी जी एक डिक्टेटर होते, तो क्या वो महीनों तक 1 या 2 स्टेट के फार्मर्स को नेशनल कैपिटल टेरिटरी को घेर के ब्लॉक करके रखने देते? और महीनों तक ब्लॉक करने के बाद, हिंसा करने के बाद, दंगे करने के बाद, क्या वो चुपचाप उन फार्म लॉज को वापस ले लेते? ये किस तरह के बकवास डिक्टेटर हैं यार। इस आदमी को डेमोक्रेसी को मारना भी नहीं आता ठीक से। और आपके फेवरेट क्रिएटर दुग्गल साहब कहते हैं कि डिक्टेटरशिप इसलिए आ रही है, डेमोक्रेसी की हत्या इसलिए हो गई है, क्योंकि चंडीगढ़ के इलेक्शन में कुछ घोटाला हुआ है। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। फिर वो कहते हैं, क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यार, एक फेमस इंसान ने कहा है ना, कुछ भी। लगता है दुग्गल साहब हाल में ही हुए बंगाल के इलेक्शंस को भूल गए हैं। One of the men with a head injury as well. He was bleeding profusely. His clothes were also soaked in blood. और ये वो पहला पोलिंग बूथ था जहां बूथ कैप्चरिंग की, जिसको बूथ लूटना कहते हैं, उसकी वारदात हुई थी। लगता है दुग्गल साहब भूल गए हैं कि किस तरह से 1990s में लालू यादव के बिहार में और सपा के बीएसपी के उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज चलता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, दिन दहाड़े बैलेट बॉक्सेस चुरा के उनके साथ घोटाला किया जाता था। Police official on polling duty allegedly attacked for stopping bogus voting at polling booth number 49 in Ara in Bihar. आपको दिखाते हैं कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे तोताराम की वो तस्वीर जिसमें बूथ कैप्चरिंग करते हुए दिख रहे थे। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर बैलगाड़ी से जो आ रहे थे, वहीं पर जो हंगामा हुआ, मारपीट हुआ, दंगा फसाद हुआ और बूथ यहाँ लूट हो गई। देखिए, ये मानने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि चंडीगढ़ में जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि चंडीगढ़ की वजह से डेमोक्रेसी क्यों मर गई और बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी कैसे बच गई। ये तो यही बात बोलने के बराबर हो गई कि मूवी थिएटर में डरावनी मूवी देखना जिससे 1-2 लोग हिस्ट्री में मर चुके हैं, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से ज्यादा डेंजरस है। ये क्या बात करता है यार। और दुग्गल साहब डेमोक्रेसी की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें खबर आई है कि चंडीगढ़ में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और उस इलेक्शन को क्वॉश भी कर दिया। मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो सेफगार्ड्स बनाए गए हैं किसी भी एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, वो सेफगार्ड्स काम कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम फ्रीली कर पा रही है, तो डिक्टेटरशिप कैसे आ गई? दुग्गल साहब ने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए कि बीजेपी के वर्कर्स ने ईवीएम को चोरी करने की कोशिश की है और ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि ईवीएम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर?
क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? अब इस केस की तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पुणे पुलिस ने जिन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने चोरी की है उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो चोर हैं वो इस गलतफहमी में थे कि ईवीएम वाले ब्रीफकेस में कुछ कीमती सामान था, ईवीएम की मशीन नहीं थी। फिर ये शायद इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ईवीएम मशीन्स को हैक करने की कोशिश कर रही है। ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे हो सकती है, ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज। विधायक जो डेमो लाइव दे रहे हैं ईवीएम का, वो ईवीएम क्या चुनाव आयोग से ली गई है? क्या चुनाव आयोग ऐसे इजाजत देता है? ईवीएम बाहर नहीं आ सकता है जी, अगर आ गया तो चोरी करके लाना पड़ता है जी। इन्हें चोरी किया है क्या आम आदमी पार्टी? अब देखिए, इसके रिस्पांस में भी इलेक्शन कमीशन ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को ओपन चैलेंज दिया था कि आप आइए और प्रूव करके दिखा दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद भाई साहब बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए मर गई है क्योंकि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना, चाहे एथिकल हो या अनएथिकल हो, इससे डेमोक्रेसी मर कैसे गई? क्या रिलेशन है? ये तो वही बात हो गई कि कोई बोले कि भाई मेरे दादाजी का निधन हो गया क्योंकि मैंने 2 दिन तक चड्डी नहीं चेंज की। क्या रिलेशन है दोनों चीजों में? कोई सेंस है इस बात की? और जहां तक आर्मी का इस्तेमाल करने की बात है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, तो दूसरी पार्टीज भी ऐसा कर चुकी हैं। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस समय हम और आप चाहे वर्दी न पहने, चाहे हमारे हाथ में बंदूक नहीं हो, लेकिन हम कोई कम सिपाही नहीं है उनसे जो सीमा पर लड़ रहे हैं। उसी भावना से हम भी अपना काम करें, तब हम असल में अपने जवानों को वो सहायता दे सकेंगे जिसकी आवश्यकता उनको और हमारे देश को है। और दूसरी पार्टीज के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं जो आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर चुके हैं इलेक्शंस के लिए। क्या वो आतंकवाद से डरते हैं? क्या वो आतंकवादियों की धमकी से डरते हैं कि वो बोल भी नहीं सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ? और जो लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, वो आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आज हम भारत के 83 करोड़ लोगों के सामने आए हैं आपसे ताकत मांगने के लिए, आपसे शक्ति मांगने के लिए। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को मार दिया था, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई, फिर राजीव गांधी ने मार दिया, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई, और अब फिर मोदी जी ने मार दिया? सारा डेमोक्रेसी है कि टर्मिनेटर है बे, मर ही नहीं रही है। सही पकड़े हैं। और मोदी जी ने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा था शहीदों के नाम पर। मोदी जी ने सिर्फ इलेक्शन में यूथ को वोट डालने के लिए कहा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? डिक्टेटरशिप का अगला एग्जाम्पल दुग्गल साहब देते हैं कि भाई बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा के खिलाफ सर्वेलेंस कर रही है। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर इससे डेमोक्रेसी मर रही है तो 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का फोन टैप किया था। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिंह के पीछे पूरी इन्वेस्टिगेटिव टीम लगा दी थी। 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने झूठे केस में लेफ्टिनेंट जनरल तजिंदर सिंह के ऊपर सीबीआई को छोड़ दिया था। भारत के एक्स जनरल वीके सिंह ने भी कहा था कि यूपीए गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फोटो में मोदी जी के साथ देखे गए थे। तो मैं समझना चाहता हूँ कि इन सारे एग्जाम्पल्स में डेमोक्रेसी कैसे बच गई? क्या डेमोक्रेसी इन सारे एग्जाम्पल्स में नियो की तरह बुलेट्स को डॉज कर रही थी और फाइनली मोदी जी की गोली लग गई डेमोक्रेसी को? इस बात पे ध्यान रखना भी जरूरी है कि अशोक लवासा जी का ये जो पूरा क्लेम है, इसका सिर्फ एक सोर्स है। किसी भी और मीडिया आउटलेट ने इस न्यूज की पुष्टि नहीं की है और ना खुद अशोक लवासा जी ने कोई भी इंडिकेशन दिया है कि इस तरह की कोई भी चीज उनके साथ हुई है। जनरली आप देखिए, मोदी गवर्नमेंट अगर किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो वो चीख चीख के पूरी दुनिया को बताते हैं क्योंकि उनको पता है कि मीडिया से बहुत फुटेज मिलने वाला है। लेकिन इस केस में विक्टिम को ही पता नहीं है कि उनके साथ क्राइम हुआ है। पूरी दुनिया को नहीं पता है, लेकिन वायर को पता चल चुका है। भैया, पूरी दुनिया 2024 में जी रही है, लेकिन वायर 3024 में जी रहा है। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि बीजेपी जो है बहुत एक्सेसिव फंडिंग कर रही है, इसलिए डेमोक्रेसी मर गई है। और वो ये भी कहते हैं 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास।
ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। तो दुग्गल साहब ने अपने वीडियो में ही दिखाया है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सारी की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर रही हैं। तो ये किस तरह की डिक्टेटरशिप है कि ना सिर्फ डिक्टेटर पार्टी लेकिन सारी पार्टीज ऐसे पैसा उड़ा रही हैं जैसे उनके बेटी की शादी हो। फिर दुग्गल साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है, इसलिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है और डेमोक्रेसी मर चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई महागठबंधन है क्या? महागठबंधन में जितनी भी पार्टीज हैं वो सबके सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। आणि राहुल गांधी जोतेवाले होत तर नाहीत. माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक टाटा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत लिया और किस किस। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। Mamata said that Rahul Gandhi is BJP's biggest asset. लेकिन उसके बावजूद ये साथ में आए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत में पावर पर कब्जा करने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. इसमें तो एक कविता भी बनी हुई है। गठबंधन में मिलके संग चले हम, 24 के टेंशन में खोया है मन। गोदी में हम बैठे दुश्मनों के, भूल के बाद बच्चों की कसम। सब कुछ भुला के हाथ मिला ले, कर ले मिलन। आजा मिलके मोदी को हटाए, संग संग चले, कभी तो कभी हम कुर्सी पे बैठ जाए। आओ साथ चले। और अगर आप कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से और गवर्नमेंट्स को टॉपल करने से डेमोक्रेसी मर जा रही है, तो भैया नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद फ्लिप करके गवर्नमेंट को गिराकर आरजेडी के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने वोट कमाए बीजेपी के साथ गठबंधन करके, लेकिन इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट गिरा के कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए। इससे डेमोक्रेसी को कुछ नहीं हो रहा। बताओ ना। और दूसरा सवाल कि किस तरह का डिक्टेटर इस तरह के काम अलाउ करेगा यार? किस तरह का डिक्टेटर ये अलाउ करेगा कि हाँ भाई गिरा दो मेरी गवर्नमेंट, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अरे आप डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन नाम के उसके एक जनरल ने कू करने की धमकी दी थी। सिर्फ उस धमकी के 1 महीने के बाद प्रिगोजिन एक प्लेन क्रैश में मारा जाता है। That Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner Group, was on board the private jet that crashed near Moscow. रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। जून में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सैनिक बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। मॉस्को के पास विमान हादसे में वैगनर आर्मी के चीफ। ये हालत करते हैं डिक्टेटर्स अपने दुश्मनों की। किस तरह के बकवास डिक्टेटर है यार मोदी जी। किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। अब देखिए ये पॉइंट 100% जेन्युइन, नो आर्गुमेंट फ्रॉम मी। बिल्कुल सही पॉइंट है। बीजेपी हमेशा कहती है कि इट्स अ पार्टी विद अ डिफरेंस। बीजेपी कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आप देखिए कि बड़ी बड़ी दूसरी पार्टीज के कितने सारे बड़े बड़े करप्ट लीडर्स को इन्होंने अपनी पार्टी में इंडक्ट किया है। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है। एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए। नो कंप्लेंट्स फ्रॉम मी, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्रिटिसिज्म। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि भाई सो कॉल्ड फेक केसेस में बीजेपी जो है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फंसा रही है, इसलिए डेमोक्रेसी मर गई। अब कन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कॉन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा रहा है। फिर से मैं रिइटरेट करना चाहता हूं कि 2010 में एक फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई ने अमित शाह को अरेस्ट किया था और वो 3 महीने जेल के चक्कर भी काटने पड़े थे। उस समय कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट थी। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट की। अरेस्ट में
सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। 2019 में जब टीएमसी गवर्नमेंट ने शारदा चिट फंड स्कैम के मामले में कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई को पूछताछ करने तक का परमिशन नहीं दिया, तब डेमोक्रेसी नहीं मरी बाय द वे। 2021 में भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तब कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का मिसयूज करके बीजेपी एमएलए और वर्कर्स को झूठे केस में फंसाया, तब भी डेमोक्रेसी को कुछ नहीं हुआ। तो भैया उनका डिक्टेटरशिप क्यों नहीं है? मोदी जी का डिक्टेटरशिप का ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या, कि ज्यादा डेडली है? और जहां तक मनीष सिसोदिया की ये बात कर रहे हैं, उनकी बात आती है तो उनके ऊपर काफी सारे बड़े चार्जेस लगे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में करप्शन का आरोप है। सीबीआई ने एक्यूज किया है कि उन्होंने पॉलिसी में कई रूल्स को आर्बिट्रेरली चेंज किया है। लालू यादव जैसे लोगों को टारगेट करने की बात की जा रही है, और लालू यादव का ट्रैक रिकॉर्ड तो भैया दुनिया जानती है। चारा घोटाले में उन्होंने इतने पैसे का घोटाला किया था कि अरब शेख भी उतने पैसे देख के शर्मा जाए। और सीबीआई कस्टडी में लोगों को नहीं डालती है, सीबीआई कोर्ट में अपने पॉइंट्स रखती है और कोर्ट डिसाइड करती है कि कस्टडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है मनीष सिसोदिया के केस में कि उनके खिलाफ काफी सॉलिड एविडेंस है जिसके कारण उनको कस्टडी में लेना चाहिए। तो चंडीगढ़ के इलेक्शन के मामले में कोर्ट्स काम कर रही है और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट मर चुकी है। डिसाइड कर लीजिए भैया कोर्ट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इसी तरह दुग्गल साहब ने जीएनसीटी बिल की बात की है और एग्जांपल दिया है कि कैसे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को काम नहीं करने दे रही। सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर यह ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। ये बिल स्टेट गवर्नमेंट से कई सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स लेकर एलजी को देता है। टीटीडी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। लेकिन हमें यह नहीं बताया जा रहा कि कैसे दिल्ली गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज कर रही थी। किस तरह विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर, जो कि दिल्ली सीएम का जो घर रेनोवेशन हुई है शीश महल की, और उनके ऊपर जो करप्शन केसेस लगे हैं उनकी जांच कर रहे थे। किस तरह से राजशेखर जी के ऑफिस में उनकी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस पूरे इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है और इस इंसिडेंट के बाद YVVJ राजशेखर जी को सस्पेंड ही कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय पर किसी भी ऑफिसर को पोस्ट ट्रांसफर और अपॉइंट करने की अथॉरिटी स्टेट के पास थी। ये बात हमें बताई नहीं गई कि किस तरह से अपने ऊपर जो करप्शन चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें अड़ंगा डाला जा रहा था स्टेट की पावर्स का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो भाई वहां पर डेमोक्रेसी नहीं मर रही थी है? आपका कुत्ता टॉमी है लेकिन दूसरे का कुत्ता कुत्ता है। और आप सोच रहे होंगे कि शाम यार तू बहुत ज्यादा वॉटअबाउटिज्म कर रहा है। देखिए उसका भी रीजन है, दो बड़े रीजन है। पहला रीजन ये है कि दुग्गल साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी है जो डेमोक्रेसी को मार रही है, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो उससे भी ज्यादा बुरे काम कर रहे हैं कुछ इंस्टेंसेस में, उन कामों से डेमोक्रेसी क्यों नहीं मर रही। और दूसरा रीजन है ये, क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। दुग्गल साहब कहते हैं मीडिया को बीजेपी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बिल्कुल 50-50 डिवाइड करना चाहिए अटेंशन, कि बीजेपी को उतना ही भाव मिले जितना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है। लेकिन पंगा ये है कि ये भाई साहब खुद ही अपने ही चैनल पे जब भी पॉलिटिकल वीडियोस बनाते हैं तो 90% भाव बीजेपी को ही देते हैं। ये देखिए वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो, अपनी मम्मी पापा से ज्यादा तो भाई साहब मोदी जी का नाम लेते हैं। तो अगर ये कहते हैं कि अनबायस्ड मीडिया को 50-50 बराबर का फोकस करना चाहिए, तो इन्होंने अपना 90% फोकस मोदी पर क्यों लगा रखा है? ये कहते हैं कि गोदी मीडिया जो है वो ढंग के सवाल नहीं पूछता, गोदी मीडिया जो है वो मोदी के पॉकेट में है। तो फिर ये कौन सा मीडिया है? वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट में जो बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें आप आ जाइए ना। क्या ममता बनर्जी से आपने चुनाव के बाद बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर और दूसरे विपक्षी दलों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रकट और प्रच्छन्न रूप से टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में भी कोई बातचीत हुई, कोई सवाल जवाब हुआ? मैं चाय पे गया था, चाय पे चर्चा हुई। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर इंटरव्यू होता तो डायरेक्ट सवाल जवाब होता, लेकिन ये जीत कर आई है तो बधाई देने तो जाना पड़ता है ना। पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता।
क्या करेंगे पत्रकार रसगुल्ले खा के नेताओं के? एक रसगुल्ला मिलता है बस यार। तो पहली बात तो आपको खास एक कांग्रेस पार्टी को पसंद करना जरूरी है। दूसरे, अगर आप पसंद करते हैं तो आप देखना चाहेंगे कि आपके 138 या आपके 1380 या 13,800 ये जो रुपए हैं ये कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो एक तरह से आपकी दिलचस्पी पार्टी के कैंपेन, पार्टी का जो भविष्य है उसमें एक तरह से लग जाती है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, वो याद है कि नहीं? हाँ, तो और एक गाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठीक है। और मिडिल क्लास केवल अपने स्वार्थ के लिए एक तरह से आगे बढ़ता है। वो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सांप्रदायिक बन गया है इस देश में। गरीब सांप्रदायिक नहीं होता, गरीब को, हिंदू मुस्लिम को जरूरत एक दूसरे की पड़ती है। I live in a country where the 220 million Muslims of the country are being routinely humiliated. Genocide Watch has said that India is at the cusp of genocide of its minorities. आप देखिए कि मध्य प्रदेश, गुजरात बन गया है। इन चुनाव के परिणामों से साबित हो गया है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत पुराना काम है, जो नेटवर्क है उसकी वजह से अब अगर मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मीडिया को गवर्नमेंट बोलने नहीं देती, तो इतने सारे रिपोर्टर और जर्नलिस्ट इतने सारे वीडियो कैसे बना रहे हैं? रवीश कुमार का चैनल और दुग्गल साहब के चैनल को इतने लैक्स ऑफ व्यूज कैसे आ रहे हैं? दुग्गल साहब मानते हैं कि दुग्गल साहब खुद एक ऑनेस्ट मीडिया वाले हैं और उनकी तरह जो दूसरे ऑनेस्ट मीडिया वाले हैं उनको दोनों साइड्स को बराबर तरीके से कवर करना चाहिए। तो फिर जो उनकी तरह का ऑनेस्ट मीडिया है वो वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसको प्रॉपर्ली कवर क्यों नहीं करता? Bengal's Howrah witnessed a violent communal clash on Thursday evening after Ram Navami processions were attacked, charged at by the miscreants. Public property set on fire, vehicles set on fire. The ED officials have been attacked in Bengal. ED officials were to carry out a raid. केरला में जो आरएसएस वर्कर्स की किलिंग्स होती हैं उसको कवर क्यों नहीं करता? पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन्स को कवर क्यों नहीं करता? आज आपके मदारिस को बंद किया जा रहा है, कल आपसे कुरान छीना जाएगा। अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए तो खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण के अलावा कोई और बाकी नहीं रहेगा। वो जुल्म कर रहा है, उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। कश्मीर के हो रहे सेपरेटिस्टों के हाथों हिंदू जेनोसाइड को और हिंदू किलिंग्स को कवर क्यों नहीं करता? कभी खिलाफ हुए नहीं मैं। एग्जैक्टली। और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूं, उधर देखूं, यहाँ देखूं। Their breed was laden with violence and fear. Migrants have had to leave behind everything. Their bank accounts and valuables kept in lockers are practically frozen. There are hectic distress sales of ornaments by the women in order to subsist. In Jammu, land prices and house rents have shot up all of a sudden. जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते हैं इधर की कमाई इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। हम खाली 3 कपड़े में आए वापस। मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। लव जिहाद के केसेस को कवर क्यों नहीं करता? मिला आदित्य सिंह बनके, मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसाया और फिर शादी का झूठा वादा भी किया मेरे साथ। पहले शादी का झूठा झांसा लेके ले आया, फिर उसके बाद जो है इसने बोला कि मैं शादी जब करूंगा जब तुम मेरी फैमिली को अलॉट करोगी, मतलब मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रहोगी। भैंस का मीट जो है मेरे मुंह में ये फंसा दिया जाता था और ये हथेली से दबा दी जाती थी कि इसको चबा, इसे खा। एक 65 रुपए की पीतल की गोली आती है, 65 रुपए की, उससे मार के तुझे फेंक दूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, पहाड़ी से फेंक दूंगा। मैं तुझे इस तरीके से जानवरों की तरह बांध के रखूंगा, घर में रखूंगा, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं आएगी। तेरा हशर वो करूंगा जो दुनिया भी याद करेगी। काउ स्मगलिंग और काउ स्मगलर जो किलिंग्स करते हैं उनको कवर क्यों नहीं करता? माता को बचाओ। ये तस्कर केले के तने में छेद कर इन गायों के सिर को जबरदस्ती ठूंस देते हैं और उनके चारों पैरों को बांध देते हैं। इन सारी चीजों को सो कॉल्ड राइट विंग चैनल्स कवर करते हैं। इन चीजों को भी बराबर का फुटेज ऑनेस्ट मीडिया चैनल से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब इस तरह की चीजें देश में होती हैं तो दुग्गल साहब टाइम ट्रैवल पर वीडियो बनाने लगते हैं। तो अगर ये लोग अनबायस्ड मीडिया हैं, फिर तो इंडियन सास बहू के सीरियल्स को बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी का ऑस्कर मिलना चाहिए। Oh, and there goes a slap. She goes in rolling. The curtain is strangling her. Wow, this is solid acting. I wish the Academy is watching. दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है कि लोग डेमोक्रेसी को मेजॉरिटेरियनिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं। दुग्गल साहब कहते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म बहुत खराब चीज है, मेजॉरिटेरियनिज्म बिल्कुल देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दुग्गल साहब को मेजॉरिटेरियनिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी से प्रॉब्लम है। क्योंकि जब इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म की बात आती है तो दुग्गल साहब को फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुग्गल साहब के मुंह में दही जम जाता है। रिपोर्ट्स आई हैं कि वेस्ट बंगाल के कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया जा रहा। कश्मीर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां पर हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ।
Last year, Kashmir had a population of 1,40,000 Hindus. In the last 6 months, more than 1 lakh Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. वहां पर एक स्पेशल आर्टिकल लगाया गया मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए, और किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म था। जब कुछ एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, वहां पर रोड्स को जाम कर दिया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को जाम कर दिया जाता है, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आती है क्योंकि वो इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म है। उन एरियाज में दिवाली, होली, सरस्वती विसर्जन के समय पर जब पथराव होता है, तब कुछ नहीं बोला जाता क्योंकि वो इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म है। ट्रिपल तलाक जैसे डिस्क्रिमिनेटरी कानूनों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जाती है क्योंकि वो इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म है, और वो ठीक है। औरतों को इस्लामिक कानून में सिर्फ आधे अधिकार मिलते हैं इनहेरिटेंस के, उससे किसी भी अनबायस्ड मीडिया को कोई इशू नहीं है क्योंकि वो इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो सकता क्योंकि उससे इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म खतरे में आ जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 जैसे कानून है देश में, जिसके अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी हड़प सकता है देश में, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं क्योंकि वो इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको मेजॉरिटेरियनिज्म से डर नहीं लगता साहब, हिंदू मेजॉरिटी से डर लगता है। इसके बाद दुग्गल साहब कहते हैं कि डिक्टेटरशिप देश में इसलिए आ गई है क्योंकि बीजेपी की कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो आर्बिट्ररी कानून बना रही हैं, और अपने ही वीडियो में ये भी बोलते हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आर्बिट्ररी रूल बनाया था, और फिर ये अपने ही वीडियो में दिखा रहे हैं कि कैसे जो गार्ड रेल्स हैं डेमोक्रेसी के, जो दूसरे ब्रांचेस हैं देश के, वो एक्चुअली प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट की ओवररीच होती है तो उस ओवररीच को रोका जा रहा है। ये ओवररीच को कौन रोकेगा डिक्टेटरशिप में? कभी कभी तो मुझे लगता है कि नो स्मोकिंग जो मूवी थी उसके प्लॉट से भी ज्यादा कंफ्यूज है दुग्गल साहब। और अगर दुग्गल साहब अनबायस्ड मीडिया है जो 50-50 कवर करना चाहते हैं दोनों साइड्स को, तो पिछले ही हफ्ते कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स बिल 2024 लाया है, जिसके अकॉर्डिंग कांग्रेस टेंपल से 10% टैक्स लेगी और 5% लेगी टेंपल से जब टेंपल की इनकम 10 लाख और 1 करोड़ के बीच में है। तो क्या कर्नाटका में डेमोक्रेसी मर रही है? हमको कुछ नहीं पता। उसके ऊपर से इंडिपेंडेंस से कई सारे आर्बिट्ररी कानून लाए गए हैं, जैसे कि जबरदस्ती 1975 में सेक्युलरिज्म को घुसेड़ा गया, माइनॉरिटी एक्ट लाई गई 1992 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया 1991 में, वक्फ एक्ट लाया गया 1995 में, सैफरन टेररिज्म के खिलाफ कानून लाने की बात की गई। क्या इन सब चीजों पर भी बराबर का फोकस नहीं होना चाहिए? क्या इन सब चीजों से भी डेमोक्रेसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए? और देखिए मोदी जी के बारे में जो ये बात कही है, ये भी सही है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी ने अपनी इमेज को काफी केयरफुली क्यूरेट किया है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं करते, जो कि उनको करना चाहिए। और फिर दुग्गल साहब ये कहते हैं, हाल ही में यूपी में देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब अनडेमोक्रेटिक रूल बनाया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस हैं कि वो लड़कियों के लिए क्लासेस रात के 8 बजे के बाद ना कंडक्ट करें। बहुत सी सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि माला भंडारी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इन रूल्स के खिलाफ, और प्रोटेस्ट के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इस बैन को वापस भी ले लिया। अगेन ये किस तरह का टुच्चा डिक्टेटर पार्टी है यार बीजेपी, कि भैया 1-2 एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट कर दिया, हमने कानून ही वापस ले लिए। मोगेम्बो और शाकाल भी सोचते होंगे यार कि साला ये लोग मोदी को डिक्टेटर क्यों बोलते हैं यार, हमारा ब्रांड खराब हो रहा है। शाकाल और मोगेम्बो भी सोचते होंगे कि यार 1-2 एक्टिविस्ट को तो हम नाश्ते में खा जाते हैं और दोपहर में हक भी देते हैं। और फिर फाइनली दुग्गल साहब बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए मर रही है और डिक्टेटरशिप इसलिए आ रहा है क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है। हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई, सड़कों को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे, क्या ये सही है? अच्छा ये पीसफुल है रियली? चंगा नहीं संबंधी था, छोड़ दो, सानू लग खालिस्तान बनाने दो, सानू लग पाकिस्तान बनाने दो। ये पीसफुल है तो फिर तो गब्बर सिंह भी सोशल सर्वेंट है भैया। देखिए वो एक्चुअली गांव को इसलिए लूटता है क्योंकि वो गांव में इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहता है, इसलिए सभी गांव वालों को बराबर तरीके से लूटता है। अगर हमारे देश के द्वारा चुने गए मैनेजर्स आरटीआई के सामने अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, मीडिया के सामने अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते, तो जनता के सामने तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। और हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए लोगों को, और लोगों ने बीजेपी को अकाउंटेबल बनाया भी है। इसीलिए तो 2019 में 2014 के बाद और भी बड़ा मैंडेट दिया है बीजेपी को लोगों ने। हर एक कास्ट से, हर एक जेंडर से बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं। एंड आई होप इस वीडियो ने आपको शायद दिखाया हो कि दुग्गल साहब कहते हैं कि वो अपने आप को एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट मानते हैं जो दोनों साइड्स पे 50-50 फोकस करते हैं, लेकिन सच्चाई में इनका 90% फोकस सिर्फ मोदी पर है। ये अपने ही उसूलों को छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदवा रहे हैं।
अगर हम पिछले 70 सालों में और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने स्टेट की मशीनरी को अपने फायदे के लिए उपयोग नहीं किया हो। तो फिर आज ही डेमोक्रेसी क्यों मर रही है? आज भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी डीएमके कांग्रेस रूल स्टेट्स में जर्नलिस्ट पर हमले हो रहे हैं, एक्टिविस्ट को जेल भेजा जा रहा है, ऑपोजिशन वर्कर्स को इन स्टेट्स में बेरहमी से मारा जा रहा है। वहां पर डेमोक्रेसी क्यों नहीं मर रही है? अगर 50-50 भाव देने की बात चल ही रही है तो फिर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के सो कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म को ही क्यों फुटेज मिल रहा है? इस्लामिक कम्युनिटी के मेजॉरिटेरियनिज्म को क्यों वैसे ही इग्नोर किया जा रहा है जिस तरह पब्लिक ने लाल सिंह चड्ढा को इग्नोर किया था? क्या सच्चाई ये है कि दुग्गल साहब उतने ही नंगे हैं जितना नंगा वो दूसरों को बोलते हैं? क्या सच्चाई ये है कि दुग्गल साहब को डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है? दुग्गल साहब को इस बात से प्रॉब्लम है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को और आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करते हैं उनकी डिक्टेटरशिप देश में खत्म हो गई है। नॉन बीजेपी स्टेट्स में फ्री स्पीच को दबाना, वायलेंस, किलिंग्स और करप्शन से देखकर तो नहीं लगता कि इनको कुछ खास प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी